नमस्कार विद्यार्थियों, खान ग्लोबल स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं बलूर सिंह आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर बैठकर बड़े मजे से खान ग्लोबल स्टडी के साथ अपने सपने को साकार कर रहे होंगे। तो प्यारों, चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं, बात करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और प्यारों, जिस दिन का कब से हम लोगों को इंतजार था, लीजिए आज हमारा वो दिन भी आ गया। और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि खान ग्लोबल स्टडी परिवार आपके लिए, आपके राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम के लिए आज पहला दिन, और पहले दिन से हम लोग हमारी क्लास का श्री गणेश कर रहे हैं। कौन कौन क्लास के अंदर आ चुका है, अटेंडेंस दिखा दीजिए। थोड़े से कमेंट्स जूम कर देना इनको, और थोड़े। सबसे फर्स्ट कमेंट्स, निशा शर्मा, जय किशन, लवकेश मीणा, सीमा, कैलाश, सोनू, राहुल जांगीड़, रामकिशन मीणा, दीपिका, केजीएस यूजर, गजेंद्र, श्याम सैनी, सबका खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। प्यारों, जिस दिन का आप बेसब्री से इंतजार करते, सर हमारी सीटी की क्लास कब से स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होगी, सर कब से स्टार्ट होगी, तो लो आज हो गई। भटनेट से प्रणाम, नोएडा से आपको आशीर्वाद, है ना, साचोर से राम राम। वाह, आज तो सतरंगी राजस्थान यहां पे दिख रहा है। सारे राजस्थान वाले अपने अपने जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए यहां पर पहुंचे हैं। और प्यारों, पूरे खान ग्लोबल स्टडी परिवार की तरफ से मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, प्रॉमिस दिलाता हूं कि बड़े अच्छे से, बड़े मजे से और बहुत ही सुविधा के साथ आप पूरा अपना सिलेबस पढ़ोगे। पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी, और पीडीएफ के साथ साथ में आपको इसको रिकॉर्डिंग, लाइव, क्वालिटी, स्पीड सारी की सारी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, देख सकते हो और पढ़ सकते हो। पीपाड़ बैनर से प्रणाम, अभिषेक शर्मा, खूब खुश रहो, मौज करो। उस्मान मोहम्मद, गुड मॉर्निंग उस्मान जी, कैसे हो, कैसे हो। दोसा से नमस्ते, मालू की नमस्ते, कैसे हो। तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और प्यारों, आपके साथ में मैंने सिलेबस डिस्कशन कर लिया था। मैं राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं, और राजस्थान का इतिहास में स्टार्ट करूं तो प्यारा, आप लोगों को राजस्थान के इतिहास के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो हम लोग राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करें तो राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों को पढ़नी है राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। सर सारी सभ्यता पढ़नी है क्या? ना, आपको सारी सभ्यता नहीं पढ़नी है। आपको राजस्थान का इतिहास जब पढ़ोगे तो राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के अंदर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से हम लोग हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और राजस्थान की प्राचीन सभ्यता कौन कौन सी पढ़नी है। और वैसे तो राजस्थान के अंदर कई सारी सभ्यताएं मिल रही है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इन 4 सभ्यताओं को पढ़ना है, 4 सभ्यताओं को देखना है, 4 सभ्यताओं के बारे में बात करनी है। सर वो 4 सभ्यता कौन कौन सी है? तो 4-5 सभ्यताओं के बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको गणेश्वर आपको पढ़ना है, आपको आहाड़ की सभ्यता पढ़नी है, और आप लोगों को बैराट की सभ्यता पढ़नी है। तो कालीबंगा, गणेश्वर, आहाड़ और बैराट, ये जो 4-5 सभ्यता है, इन सभ्यताओं के बारे में आप लोगों को चर्चा करनी है। इनके अलावा और जितनी भी दूसरी सभ्यता है आप लोगों को ना तो जानना है, ना पढ़ना है, ना उनको आपको देखना है। अब इन 4 सभ्यताओं के बारे में जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो सभ्यताओं की शुरुआत हो रही है, वो सभ्यताओं की शुरुआत कैसे हो रही है। प्यार, हम लोग इतिहास को बांट देते हैं 3 भागों के अंदर। कौन कौन से 3 भागों को बांटते हैं? तो इतिहास के 3 भाग देखें तो हम लोगों को मिलता है सबसे पहले, जिसको हम बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल। आद, यह सबसे पहले आ जाता है पूरा ऐतिहासिक काल, पूरा ऐतिहासिक काल। पूरा ऐतिहासिक काल के बाद में आता है हमारे पास में आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। और इसके बाद हम लोग देखें तो आता है हमारे पास में ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज, ऐतिहासिक काल। इनको क्या क्या कहा जाता है, इन तीनों के नाम देख लो। सबसे पहले पूरा ऐतिहासिक काल, इसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिकल एज। आद ऐतिहासिक काल, इसको कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिकल एज। और ये आ जाता है आपके ऐतिहासिक काल। ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है ऐतिहासिक काल। सर जी नोट्स कैसे बनाए? आरजू बेटा, साथ साथ में लिखते जाओ। फर्स्ट चॉइस तो है ये सबसे बेस्ट। और आपको लगे कि नहीं सर साथ साथ में हम तो पढ़ेंगे, हम तो बाद में आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो पीडीएफ से भी आप नोट्स बना लेना। और सबसे बेस्ट तो ये साथ साथ बताओ, क्योंकि कई बार हम लोग कुछ बातें भूल जाते हैं, लिखते नहीं है, तो वो भी आप साथ साथ में नोट कर लोगे। अब इस काल के अंदर हम देखें तो प्यारों, इस काल को हम एक तरह से कौन सा काल कहेंगे? इस काल को हम लोग कहेंगे पाषाण काल। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं पाषाण काल, पाषाण काल। इस पाषाण काल के अंदर क्या जानकारी मिलती है? इसके अंदर पूरी तरह से लिखित जानकारी का अभाव है।
इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमको लिखित जानकारी का मिल रहा है अभाव। अब इसी पाषाण काल को हम लोग 3 भागों के अंदर बांट देते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आ जाता है पूरा पाषाण काल। कौन सा काल आ जाएगा? पूरा पाषाण काल। उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण के बाद में आ जाता है आपके नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब प्यारों यहां पर क्या क्या हो रहा है देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको आपका बचपन याद दिलाता हूं। ठीक है, हम लोग छोटे थे और छोटे थे तो खेलते थे, और खेलते थे तो क्या करते थे, बचपन के अंदर एक गाड़ी चलाते थे। और गाड़ी किसकी चलाते थे? या तो पत्थर की या लकड़ी की। अब जैसे मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा है और वो पत्थर का टुकड़ा इस आकार के अंदर है, तो हमने कह दिया भैया ये तो हमारी क्या है, कार है। अब आज की तरह उस समय पबजी, ये फ्री फाइल्स, पता नहीं क्या क्या बोलते, वो तो कुछ होते नहीं थे। हमारे पास में तो भाई इसी तरह के खिलौने होते थे। अब हमने उस पत्थर के टुकड़े को क्या किया, इसको हमने कार बना ली, और कार बनाकर मुंह से आवाज निकाली, ड्रन 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 करते हम गाड़ी चलाते थे। थोड़े बड़े हुए। अब थोड़े बड़े होने के बाद हमने देखा यार यहां एक पत्थर तो है तो कार जैसा, लेकिन यहां पे निकला हुआ है। इसको हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, और तोड़कर हमने कार के रूप में काम में ले लिया। फिर थोड़े और बड़े हुए, और थोड़े और बड़े हुए, हमने कहा यार पत्थर वाला अच्छा नहीं लग रहा, अब तो तालाब में जाएंगे और तालाब में जाकर मिट्टी लाएंगे और मिट्टी से खिलौने बनाकर हम लोग खेलना शुरू करेंगे। तो यही जो मैंने आपको 3 क्रम बताएं, ये 3 पाषाण काल के काल हो जाएंगे। सबसे पहला काल, जिस रूप में पत्थर टूटे मिल रहे हैं उसी रूप में उसको अपना लेना, स्वीकार कर लेना, वो क्या होगा, वो होगा पूरा पाषाण काल। फिर थोड़े बड़े हुए तो हमको लगा इस पत्थर को पकड़ने में दुविधा हो रही है, तो हमने पत्थर को तोड़ा और अपने अनुरूप उस पत्थर को बनाया, वो हो जाएगा मध्य पाषाण काल। और फिर उसके बाद जो आ रहा है नव पाषाण काल, उसमें हम लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने प्रारंभ कर दिए। प्यारो हम लोगों को चलना सीधा यहां पे, और इस काल के अंदर हम बात करें तो इस काल के अंदर क्या हो रहा है, इस काल के अंदर एक तो मिट्टी के बर्तन बनाने हम लोगों ने शुरू कर दिए। क्या कर दिया हम लोगों ने शुरू कर दिए मिट्टी के बर्तन। साथ ही साथ प्यारो हम लोगों ने यहां पर कर दी खेती शुरू, और खेती शुरू की तो हम लोगों ने एक जगह पर स्थायी रूप से निवास भी प्रारंभ कर दिया। और स्थायी रूप से निवास प्रारंभ किया तो यहीं पर जन्म हो रहा है किसका, सभ्यताओं का। यहीं पर किसका जन्म होगा, यहीं पर जन्म होगा सभ्यताओं का, नवपाषाण काल के अंदर। इस आदि ऐतिहासिक काल के अंदर हम बात करें तो यहां हम लोगों को लिखित जानकारी मिलती तो है, यहां पर लिखित जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन समस्या क्या आ रहा है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा रहा है, परंतु उसे पढ़ा नहीं गया। कौन सा काल हो जाएगा, ये हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। और यहां जो जानकारी प्राप्त होगी वो जानकारी किस रूप में होगी, तो यहां पर हमको जानकारी प्राप्त होगी लिखित रूप में। जानकारी किस रूप में प्राप्त होगी, यहां पर जानकारी प्राप्त हो रही है लिखित रूप में, लिखित रूप के अंदर हमको जानकारी मिल रही है। अब आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में। सीधा शुरुआत कर देते हैं हम कालीबंगा सभ्यता, लेकिन उससे पहले एक शब्द को जानना जरूरी है, ये सभ्यता क्या होता है। और जल्दी से कमेंट्स करके बताओगे सभ्यता किसको कहा जाता है, सभ्यता का मीनिंग क्या होता है। सर पशु परिसर में सिलेबस टॉपिक नहीं दिए हुए हैं। अभिषेक, पशु परिसर के अंदर तो बस सीधा दे दिया राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान का इतिहास दे दिया, या राजस्थान का प्राचीन इतिहास दे दिया, मध्यकालीन इतिहास दे दिया, या टॉपिक दे दिया राजवंश, तो सारे राजवंश आएंगे। इसमें एक एक टॉपिक दिया गया है, तो उसमें टॉपिक नहीं दिया गया ना, तो वो हम लोगों को सारे पढ़ने पड़ेंगे। वहां क्या करना पड़ेगा, सारा पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे इसका अर्थ बताओ, इस सभ्यता का मीनिंग क्या होगा, इस सभ्यता का अर्थ क्या होगा, बताओ जल्दी से। इसका सिर्फ अर्थ बताना, इसका अर्थ क्या होता है, सभ्यता का मतलब क्या होता है, बताओ। जीवन जीने का तरीका, रामकृष्ण मीणा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही उत्तर आया है। एक शब्द के अंदर अगर इसको एक्सप्लेन करें तो सभ्यता का मतलब क्या होता है, सभ्यता का मतलब होता है तौर तरीका। सभ्यता का मतलब क्या होगा, सभ्यता का मतलब होगा तौर तरीका। अब आप लोगों ने देखा होगा कि वो आदि मानव, प्राचीन काल में जो मानव था, शरीर पे कपड़े नहीं पहने हुए हैं, जानवरों को मारकर कच्चा मांस खा रहा है, ऐसे निर्वस्त्र घूम रहा है, ना उसको सर्दी बरसात गर्मी कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा, एक तरह से बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी जी रहा है किसकी तरह, जानवरों की तरह। तो उसको तौर तरीका नहीं है। तो धीरे 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 जब उसको तौर तरीके आए, तो तौर तरीका आए, अब उसको समझ में आया कि यार मुझे इस तरह से जीवन जीना चाहिए। उसने कपड़े पहनने शुरू किए। उससे पहले उसने पेड़ पौधों की पत्तियों को, पेड़ पौधों की खाल को, मरे हुए जानवरों के चमड़े को अपने शरीर पे डालना शुरू किया।
फिर लगा यार कपड़े बना ले, तो खेती की, कपास की खेती से धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया। फिर उसके बाद उसने कहा यार अब एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, कहीं एक जगह रहना तो सीखे, तो उसने रहना भी सीखा। पहले कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह जमीन के अंदर बिल बनाए, फिर घास फूस की झोपड़ी बनाए, फिर उसने ईंट पत्थरों से पक्के मकान बनाने भी सीख लिए। तो यहां हम लोग बात करते हैं सभ्यता यानी कि तौर तरीका। अब सभ्यता यानी तौर तरीका, तो हमारे राजस्थान के अंदर ये प्राचीन कालीन तौर तरीके कहां कहां पर मिल रहे हैं। तो प्यारों, जो हम लोगों को सिलेबस के अंदर दी गई है, तो हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेंगे इसी टॉपिक के बारे में, कालीबंगा से। आओ कालीबंगा से यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और मैं यहां पे हेडिंग लगा रहा हूं कालीबंगा सभ्यता, हेडिंग लगा रहा हूं यहां पे कालीबंगा सभ्यता। इससे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है ये कालीबंगा कहां पर स्थित है, ये कालीबंगा है कहां पर, इसकी लोकेशन कहां पर है। तो कालीबंगा की स्थिति देखो, पहला प्रश्न तो पूछा जाता है आप लोगों से यही। कारण देखो कई सारे उलटफेर भी हुए राजस्थान के इतिहास के अंदर, और राजस्थान के इतिहास के अंदर जो उलटफेर हुए, उन उलटफेर के अंदर नंबर 1 जो बैराट कभी हम लोग जयपुर के अंदर पढ़ा करते थे, अब हम जयपुर के अंदर नहीं पढ़ेंगे। अब जयपुर की जगह उसको हम कहां पढ़ना शुरू कर देंगे, तो अब जयपुर की जगह हम पढ़ना शुरू करेंगे कोटपुतली के अंदर। सर यहां पर भी कालीबंगा के अंदर भी कोई उलटफेर हुआ क्या? तो कालीबंगा के अंदर कोई उलटफेर नहीं हो रहा है। कालीबंगा जहां पहले थी वहां पर भी अभी प्रेजेंट टाइम में है। कहां पर है? तो कालीबंगा हमको मिलती है राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर, है ना। कहां पर मिलती है? ये राजस्थान के अंदर मिलती है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ कहां है? ये हमको मिलता है राजस्थान के अंदर। अब प्यारों एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये कालीबंगा किस नदी के किनारे है? नदी कौन सी होगी? तो यहां पर नदी का नाम भी हम लोगों को जानना अति महत्व। कोई है क्या हनुमानगढ़ वाला? हाथ खड़े करना, हनुमानगढ़ से कोई हो तो। कोई है हनुमानगढ़ वाला कि कोई नहीं अपनी क्लास के अंदर हनुमानगढ़ से? बोलो भाई, हनुमानगढ़ से है तो हाथ खड़े करो। हनुमानगढ़ वाला है या नहीं है? है? चलो, क्योंकि अभी भटनेर से कोई प्रणाम कर रहा था, और भटनेर ही हनुमानगढ़ है ना। भटनेर ही क्या है? सोनू है। ठीक है सोनू, हाँ अभिषेक, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर भी हो जाएगा और राजस्थान हिस्ट्री भी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान जी की पूरा कंप्लीट हो जाएगा, निस्संदेह, आराम से रहो आप। अब नदी की बात करें तो नदी कौन सी हो जाएगी? तो नदी यहां पर आ जाएगी घग्गर नदी। नदी कौन सी हो गई? तो नदी यहां पर आ रही है घग्गर नदी। अब प्यारों आपको घग्गर नदी के अन्य नाम भी पूछे जा सकते हैं। इस घग्गर नदी को और क्या क्या कहा जाता है? तो घग्गर नदी के नामों के बारे में बात करें, एक तो देखो ज्यादा पानी नहीं आता है इसके अंदर, है ना, सूखी रहती है, अक्सर मौसमी नदी है, तो हम इसको मृत नदी भी कहते हैं। इसको क्या कहा जा सकता है? इसको मृत नदी भी कहा जा सकता है। फिर हम लोग मृत नदी के बारे में बात की। फिर हम लोग बात करें सेकंड नंबर पे, अंजलि माली। अंजलि तुम पुराने स्टूडेंट लग रही हो मुझे, क्योंकि ये नाम याद आ रहा है, अंजलि राजसमंद से, है ना। बिल्कुल, मृत नदी के अलावा इसका हम लोगों को वेदों के अंदर नाम क्या मिलता है? इसको कहा जाता है द्रसदती नदी, द्रसदती नदी। इसके बाद 30 नंबर पे हम लोग बात करें तो 30 नंबर पे हमको इसका क्या नाम मिलेगा? तो इसी को कहा जाता है सरस्वती नदी। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सरस्वती नदी। प्यारों बरसात के समय कई बार इसके अंदर बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, और बरसात के समय जब इसके अंदर बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है तो इस वजह से इसको कहा जाता है नट नदी, नट नदी। और यह नदी जब आगे पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है तो पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करने के बाद इस नदी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हकरा नदी। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा हकरा नदी। में तो आज मोड़ा हो गया, तो मोड़ा हो गया ना तो ऐसा कुटाई हो जाएगी यहाँ पे। मोड़ा मत आया करो, बेगा आया करो वरना सीट मिलेगी एकदम पीछे पीछे। ठीक है, तो कालो मोड़ा थोड़ा उड़ लीजिए, टेम माते आवणो है, टेम माता हेंगू आगे बैठना है। मोड़ा वाले हेंगू लारे बैठेला बोबड़ा करेला सर मंदी के कोनी मंठा नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पे। तो मृत नदी, द्रसदती नदी, सरस्वती नदी, नट नदी और हक्र नदी, ये तो हो गए सारे के सारे प्यारों इसके नाम। अब इसका जो अगला प्रश्न बनेगा वो अगला प्रश्न बनेगा, ये कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? ये शब्द इस भाषा का, एक तो ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनता है इस कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है, वो शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इस शब्द का मीनिंग क्या होगा? तो सबसे पहले देखो ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो प्यारों भाषा के बारे में बात करें तो हमको मिलती है ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा का ये शब्द है। ठीक है, सिंधी भाषा के अलावा हम लोग बात करें, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काली चूड़ियां,
गोरी ये कलैया पिना दो तुझे, अब हरी हरी नहीं, यहां पर आ जाएगा काली काली चूड़ियां। देखो काली बंग, बंग बंग का मतलब बंग मतलब चूड़ी, तो है ना, तो काली चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यहां पर काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। वेरी गुड, सिंधी भाषा का है प्यारों, ये आरपीसी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। और आरपीसी ने पूछा कि इस कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है, वो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां, और इसका जो ये शब्द ये कौन सी भाषा का है, तो ये सिंधी भाषा का है। अब कई जने कहते हैं कि सर ये हनुमानगढ़ी के अंदर है, तो निसंदेह रूप से पंजाबी भाषा चलती है, यहां पर ये पंजाबी भाषा होगा ना। कई लोग कहते हैं सर उर्दू भाषा होगा ना, तो ना उर्दू भाषा है ना पंजाबी भाषा, यहां भाषा कौन सी आएगी, यहां भाषा आ जाएगी सिंधी भाषा। अब प्यारों अगला प्रश्न इसमें से क्या बनेगा, अगला प्रश्न बनता है, वो अगला प्रश्न आता है कालीबंगा के बारे में जो सबसे पहले जानकारी है, वो कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन था। कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी और कालीबंगा के बारे में सबसे पहले जानकारी किसके द्वारा दी गई, कौन सबसे पहले जानकारी यहां पर आपके देने के लिए आ रहा है, सबसे पहले जानकारी कौन देगा। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न ये सीधा प्रश्न ये पूछा, कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी। चार ऑप्शन आप लोगों को दे दिए जाते हैं, और चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसी गलती हर्ष सेन ने की है, वैसी गलती अक्सर आप लोग भी कर दोगे, और आप क्या बोलोगे, अमलानंद घोष ने, क्योंकि सर सबसे पहले 1951 और 52 के अंदर इसकी खोज कौन कर रहा है, अमलानंद घोष कर रहा है, इसलिए हम तो अमलानंद घोष का नाम देंगे। नहीं प्यारों, यही गलती नहीं करनी। मीनाक्षी गुजर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले जो जानकारी है, वो सबसे पहले जानकारी किसने दी है, वो दी है एलपी टेसीटोरी ने। किसने दी है, एलपी टेसीटोरी ने दी, एलपी टेसीटोरी ने दी। कौन था सर ये एलपी टेसीटोरी, तो एलपी टेसीटोरी के बारे में बात करें तो ये इटली का विद्वान है। ये कहां का है, ये इटली का एक विद्वान था, हिस्ट्री के बारे में जानकार था, है ना, इटली का ये विद्वान था। महाराजा गंगा सिंह के दरबार के अंदर आया था, बीकानेर के अंदर। कहां आया था, महाराजा गंगा सिंह के दरबार के अंदर आया था, बीकानेर का जो राजा थे, बीकानेर शासक, और बीकानेर शासक का नाम क्या है, महाराजा गंगा सिंह जी। महाराजा गंगा सिंह के दरबार में ये आया था, महाराजा गंगा सिंह के दरबार के अंदर ये आया। ओके जी, ठीक है। अभिषेक शर्मा, इसमें सभी टॉपिक के फोल्डर नहीं बनेंगे, इसमें एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, आप देखोगे जैसे मेरा नाम आया तो आपको लिखा हुआ आ गया बलवीर सर, राजस्थान हिस्ट्री बाय बलवीर सर। अब जैसे उसके अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कालीबंगा सभ्यता, बैराट की सभ्यता, वो अलग अलग पूरा क्लास से मिल जाएगी, बिल्कुल नाम लिखी हुई, उसी क्लास के नीचे उस क्लास की पीडीएफ। और फिर जब हम प्रिंट नोट्स भी देंगे आपको, चिंता मत करो, प्रिंट नोट भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो प्रिंटेबल जो नोट्स होंगे, वो प्रिंटेबल नोट्स भी आपको उसी क्लास के नीचे नोट्स, और उसी क्लास के नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोनों चीज आपको वहीं साथ साथ में मिल जाएगी, है ना, अच्छी बात। तो नोट्स के भी भटकना नहीं पड़ेगा, आपने क्लास ओपन की, उसी क्लास के नीचे उस क्लास की पीडीएफ भी पिन हुई है, और उसी क्लास के नीचे उस क्लास के नोट्स भी पिन हुए हैं, दोनों आपको उसी क्लास के नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों चीजें मिलेंगे। अलग अलग फोल्डर, टीचर वाइज फोल्डर बनेंगे, टीचर के हिसाब से अलग अलग फोल्डर आपको मिल जाएंगे। बलवीर सर का ये, अमित सर का ये, जितेंद्र सोनी सर का ये, सबका अलग अलग अपना अपना फोल्डर मिलेगा। साइंस का ये, रीजनिंग का ये, सबका अलग अलग फोल्डर मिलेगा, और उसके अंदर उनकी क्लासों के बिल्कुल नाम लिखे मिलेंगे। ये वो क्लास डेट के हिसाब से आपको इतना बढ़िया फीचर्स मिलेगा ना। मैंने आपको भरोसा दिलाया ना, आप निश्चित रहो, आप गारंटी के साथ में रहो, आपको दुनिया की जो एप्लीकेशन उनसे सबसे इजी, सबसे सरल और सबसे बढ़िया यही मिलेगा। ठीक है सोनू, एक तो खाना पका पकाया मिलता है, और एक खाना बना के खाए, दोनों के अंदर अंतर होता ना। तो पका पका इतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना खाना बना के खाने में स्वाद आता है। एक पापा की कमाई और एक खुद की कमाई, फर्क है कि नहीं है। तो अब नोट्स तो हम दे देंगे, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जो मजा आप अपने नोट्स हाथों से बनाओगे। तो खुद के नोट्स से आप बहुत इजी और बहुत अच्छे से पढ़े कर पाओगे, तो खुद बनाओ नोट्स। तो बीकानेर के शासक हो गए यहां पर महाराजा गंगा सिंह जी, और गंगा सिंह के दरबार के अंदर एलपी टेसीटोरी आया था। लेकिन प्यारों, जो असली प्रश्न आता है, वो प्रश्न आता है कालीबंगा की खोज किसने की। प्रश्न क्या आता है, वो प्रश्न आता है कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की जा रही है। कौन कह रहा है ये कालीबंगा इस हड़प्पा सभ्यता का एक भाग था, ये भी हड़प्पा सभ्यता के साथ में आ रहा है। तो कालीबंगा की जो खोज हो रही है, वो कालीबंगा की खोज हो रही है 1951-52 के अंदर। कब हो रही है,
1951-52 के अंदर। और खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? तो खोज करने वाले व्यक्ति का नाम मिलता हम लोगों को अमलानंद घोष। किसका नाम मिलेगा? यहां पर नाम मिल जाता हम लोगों को अमलानंद घोष का नाम मिलेगा। अमलानंद घोष जी इसकी क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं। ठीक है, अमलानंद घोष तो खोज खुजा के बैठ गए। अब इसकी खुदाई का काम किसके द्वारा किया जाएगा? तो कालीबंगा का उत्खनन। अगला प्रश्न क्या आएगा? अगला प्रश्न हमारे पास में आता है कि कालीबंगा का जो उत्खनन का काम हुआ है, वो कालीबंगा का उत्खनन यानी खुदाई, वो कालीबंगा का उत्खनन का कार्य कौन कर रहा है? कालीबंगा की खुदाई का काम कौन कर रहा है? तो कालीबंगा के उत्खनन के अंदर याद रखना, उत्खनन के अंदर दो व्यक्तियों के नाम आएंगे। और दो व्यक्तियों के नाम किसके आएंगे? एक तो नाम आएगा बनवारी लाल का, है ना, बीबी लाल, और एक आता है बालकृष्ण थापर, जिसको हम बीके थापर बोलते हैं। तो नंबर 1 यहां पर आ जाएगा आपके पास में बनवारी लाल, और दूसरा कौन आएगा? दूसरा आ जाएगा आप यहां पर बालकृष्ण थापर, बीबी लाल और बीके थापर। अब इसका समय भी आपको याद रखना, और इसके समय के बारे में बात करें, इसका समय मिलता हम लोगों को 1961 से लेकर 1969 तक, है ना। सर बताइए ना, खान सर भी आएंगे, सब आएंगे आपके। खान सर रेगुलर क्लास तो नहीं लेंगे, लेकिन तुमको बीच बीच के अंदर कभी तुमसे मिलने के लिए जरूर जरूर आएंगे। ठीक है, हाय हेलो करने के लिए तुम्हारे यहां पे बीच के अंदर उपस्थित हो जाएंगे। अब प्यारो एक प्रश्न और बनता है, और प्रश्न बनता है, इस कालीबंगा को और किस नाम से जाना जाता है? इस कालीबंगा का अन्य जो नाम है, वो कालीबंगा को और क्या क्या कहा जाता है? अभी आपने काली चूड़ियां बताया, वो मत बताना यहां पर कोई भी, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं, कोई काली चूड़ी यहां पर नहीं बताए। तो इसका मतलब क्या, इसको क्या कहा जाता है? तो कालीबंगा को कहा जाता है दीनहीन की बस्ती। क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाता है दीनहीन की बस्ती, दीनहीन की बस्ती। या हम कहें तो सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है, इसको कहा गया ये किसकी बस्ती है? कि गरीबों की बस्ती है। क्यों सर, क्या देख लिया यहां पर कि इसको गरीबों की बस्ती कह दिया? इसको गरीबों की बस्ती क्यों कहा गया है? कारण क्या है? जय किशन, ये तुम्हारा प्यार है, ये तुम्हारा प्यार है। सर जी कंप्लीट पीडीएफ के साथ दे दीजिएगा, जो हुक्म मेरे आका। और मेरा ये प्राण ले लो तुम सारे के सारे। मैंने तुमको क्या कहा? तुमको बहुत अच्छे से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तुम चिंता मत करो। तुम मुझे मेरे पे भरोसा है, विश्वास है, तो आप कुछ दिन देके देखो, और कुछ दिन समय का देके देखोगे ना, तो आपको खुद को पता चलेगा सर वास्तव में आप सही कह रहे थे, है ना। सप्ताहिक टेस्ट टॉपिक खत्म होने के बाद उसका टेस्ट लेंगे। हिमांशु, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। आपका इंग्लिश मीडियम है क्या हिमांशु? देखो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं अभी आपको हाथों हाथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हिंदी के अंदर तुरंत प्रोवाइड हो जाएंगे। इंग्लिश के अंदर आपको तुरंत नहीं कह सकता, इंग्लिश के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे, अब बात को सुनो। तो कालीबंगा का अन्य नाम क्या? दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। और दीनहीन की बस्ती कहने के पीछे कारण क्या है? इसको दीनहीन की बस्ती क्यों कहा जाता है? गरीबों की बस्ती क्यों कहा जाता है? उसके पीछे के कारण के बारे में बात करें तो इसको दीनहीन की बस्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो घरों का निर्माण है, वो घरों का निर्माण किससे हुआ है? तो यहां पर घरों का निर्माण हुआ है कच्ची ईंटों से। किससे हो रहा है? घरों का निर्माण हो रहा है कच्ची ईंटों से। कच्ची ईंटों से यहां पर घर बन रहे हैं। तो कह दिया, अरे देखो बेचारों के पास में पैसे ही नहीं थे कि पक्की ईंटों से घर बना सके, है ना। और पक्की ईंटों से घर बना सके तो इनको कह दिया ये क्या है? ये तो बेचारे गरीब लोग हैं, है ना। सर आप बढ़िया पढ़ाते हो, लेकिन साथ में पटवारी की तैयारी हो जाए। अरे तुम्हारी पटवारी की, आरएस की, एलडीसी की, कांस्टेबल की, मास्टर की, सबकी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। तो घरों का निर्माण किससे हो रहा है? घरों का निर्माण हो रहा है कच्ची ईंटों से। लो भाई, घर का मुहूर्त तो हम लोगों ने कर दिया। अब घर बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो आओ पैसा लेकर आते हैं। तो हम लोगों को यहां से एक सिक्का मिल रहा है, और कालीबंगा से एक सिक्का मिल रहा है। कालीबंगा से क्या हुआ? कालीबंगा से एक मुद्रा प्राप्त हुई। मुद्रा का मतलब क्या होगा? सिक्का होगा, मोहर नहीं होगा। सिक्का प्राप्त होता है। और कालीबंगा से जो सिक्का प्राप्त होता है, उस सिक्के के दो पहलू होते हैं। कालीबंगा के होते हैं कि और भी सब जगह के होते हैं? सब जगह के होते हैं। दो पहलू कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हेड और एक होता है टेल, यानी सिक्के का एक तरफा भाग। सिक्के के एक तरफ और दूसरा हो जाएगा सिक्के के दूसरी तरफ। सिक्के के दूसरी तरफ एक तरफ क्या मिल रहा है और दूसरी तरफ क्या मिल रहा है, यह थोड़ा सा हम लोगों को जानना जरूरी रह जाएगा।
तो सिक्के के एक तरफ हम बात करें तो यहां तो हम लोगों को मिलता है मातृ देवी का चित्र। सुनना मेरी बात को, एक तरफ तो क्या मिल रहा है, एक तरफ हम लोगों को मिल रहा है मातृ देवी का चित्र और दूसरी तरफ हम लोगों को मिल रहा है बाघ या हम लोग कहें तो व्याघ्र का चित्र। किसका चित्र? बाघ या व्याघ्र का चित्र हम लोगों को मिल रहा है। अब आपकी परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाता है और परीक्षा के अंदर प्रश्न क्या आता है, कालीबंगा से किसकी मूर्ति नहीं मिली है? सुनना, प्रश्न को सुनना। यह प्रश्न आ जाता है निम्न स्थान में से, सिंधु सभ्यता के निम्न स्थानों में से कहां पर मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिलती है? तो कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिलती है। अब कोई विद्वान उठकर खड़ा होगा और कहेगा सर फिर ये क्या लिखा आपने? ये एक चर्चा चली थी मेरी इस प्रश्न पे। मैंने कहा निम्न में से मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त नहीं होती है? तो मातृ देवी की मूर्ति सिंधु सभ्यता का केवल एक ही स्थान है जहां से प्राप्त नहीं हो रही। वो कौन सा है? वो हमारे राजस्थान का कालीबंगा है। वो कौन सा है? वो हमारे राजस्थान का कालीबंगा है। कालीबंगा से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिल रही है, कोई मूर्ति यहां से नहीं मिल रही है। केवल और केवल मातृ देवी की जानकारी मिल रही है और वो किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से। तो इसको मैं नोट लगाकर लिख रहा हूं, याद रखना। यहां पे लगाया जा रहा है नोट और नोट लगाकर लिख रहे हैं, इसको याद रख लेना। कालीबंगा से सिंधु सभ्यता में ऐसे लिखते हैं, सिंधु सभ्यता के स्थलों में कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिलती है। मूर्ति नहीं मिलती है। मातृ देवी की कोई मूर्ति हम लोगों को यहां से नहीं मिलती है। मातृ देवी का केवल और केवल क्या है? हमको चित्र मिला है। केवल और केवल क्या है? चित्र हम लोगों को यहां से प्राप्त हो रहा है। चित्र के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही प्यार हम लोग कालीबंगा से जानकारी प्राप्त करें तो कालीबंगा से एक पशुपालन की जानकारी प्राप्त हो रही है और कालीबंगा से एक पशु की जानकारी प्राप्त हुई है। बताइए कौन से पशु की जानकारी यहां से प्राप्त हो रही है? कौन सा पशु जो केवल कालीबंगा के अंदर मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है? तो हम लोग बात करें तो हम लोगों को जानकारी प्राप्त होगी कालीबंगा से ऊंट के पालन की जानकारी मिलती है। ऊंट के पालन की जानकारी हम लोगों को यहां से मिलती है। ऊंट का पालन यहां पर किया जा रहा था, ऊंट को ये लोग पालते थे। अब राजस्थान का जहाज है और राजस्थान का जहाज यहां पे नहीं पाला जाएगा तो कहां पर? बुल, अरे बुल नहीं, बुल तो सब जगह पर मिल रहा है सुनील कुमार। ये जो बुल है ना, वो बुल क्या होगा? बुल तो हम लोगों को सब जगह पर मिल रहा है। आरपीसी सब इंस्पेक्टर बैच, महेंद्र सैनी। अब तुमको कैसे समझाए? मैंने तुमको क्या कहा, जितने भी तुम्हारे बैच है वो सारे के सारे बैच की तैयारी यहां पर हो जाएगी और सारे के सारे बैच की तैयारी यहां पर होगी तो सब इंस्पेक्टर पीछे रहेगा क्या? हाँ मेरे गुरु, टॉपिक वाइज में करवाऊंगा। मुझे लग रहा है आज मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए था, मुझे आज आपको सिर्फ यही बताना चाहिए था हम क्या क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, वही आपको पूरी जानकारी दे देनी चाहिए थी। तो देखो आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, पेपर जो आप आगे करवाया वो भी मिलेगा और वो यूट्यूब पे भी मिलेगा, यहां पे भी मिलेगा, पीवाईक्यू दोनों जगह पर करवाएंगे। ठीक है, कुछ सैंपल तो आपने देखा होगा। सर बता दो पहले, चलो बता देते हम लोगों को क्या रणनीति रहने वाली है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, मैंने आप लोगों को टॉपिक करवा दिया। अब जैसे टॉपिक मेरा खत्म होता है, पहले मैंने टॉपिक क्या कर दिया, पूरा का पूरा पढ़ा दिया। अब मेरा टॉपिक हो रहा है समाप्त। तो टॉपिक के बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज ले लेंगे हम लोग टेस्ट। कई टॉपिक मान लो छोटे होंगे तो दो दो टॉपिक को साथ में करके ले लेंगे, कोई बड़े होंगे तो टॉपिक के बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ले लेंगे। टॉपिक के बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ले लेंगे। बड़े होंगे तो टॉपिक के बीच में टेस्ट ले लेंगे और छोटे होंगे तो हम लोग दो दो को साथ में ले लेंगे, टेस्ट होगा। साथ ही साथ आपको जो इसकी पीडीएफ है वो आपको पीडीएफ मिलेगी और साथ ही साथ आपको जो नोट्स है वो नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे, लिखे हुए प्रिंटेबल नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और कई चीजें घना के और चीजें बोलो ना। और आपके जो टेस्ट होगा वो टेस्ट आपके वीकली भी हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है, महीने दिन के अंदर, लेकिन हमारा टॉपिक पूरा होते ही हम टेस्ट लेंगे, है ना। हाँ सर, पर पूरा विश्वास नहीं है, बेस्ट ही अच्छा, पूरा विश्वास नहीं है कि है
एसएससी फर्स्ट वाला एग्जाम भी क्लियर इससे हो जाएगा। राजस्थान, रीना राजस्थान है, ये राजस्थान है। अब तुम भाई इतनी सारी हाँ, तो पढ़ा लिया जाएगा आपको, पढ़ाने के बाद टेस्ट ले लिया जाएगा, पीडी भी मिल जाएगी और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे सारे मिल जाएंगे, चिंता मत करो। तो ऊंट के पालने की जानकारी हम लोगों को यहां से मिल रही है। अब ऊंट के पालन के अलावा हम लोग बात करें तो प्यारो, हम लोग बात करें, हम लोग यहां पर नालियां मिल रही है, और जो यहां से नालियां मिली है वो नालियां कैसे मिली है? तो नालियां मिल रही है हम लोगों को लकड़ी की नालियां। कैसे नालियां मिली है? लकड़ी की नालियां। केवल और केवल यहीं से लकड़ी की नालियां प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। सर लकड़ी की नाली कैसे बनी थी? तो क्या कर दिया था, पेड़ का जो तना था, यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर पेड़ का जो तना था, उस पेड़ के तने को क्या कर दिया, पेड़ के तने को कर दिया खोखला, और पेड़ के तने को खोखला करके इसको किस रूप में उपयोग में लिया जा रहा है? तो पेड़ के तने को खोखला करके इसको काम में लिया जा रहा है। किस रूप में? इसको बना दिया है नाली के रूप में, नाली के रूप में, नाली के रूप में। अब मेरी बात को और सुनना, अब ये जो नाली है, इस नाली का उपयोग किस रूप में हो रहा है? तो इस नाली का उपयोग किया जा रहा है, जो वर्षा जल था वो छत से वर्षा जल की निकासी के लिए, निकासी हेतु इसका उपयोग किया जा रहा है, इसको काम में लिया जा रहा है। छत से बरसात का जो पानी आ रहा है, उस छत से क्या किया जा रहा है, बरसात का पानी यहां पर निकालने का काम हो रहा है। तो इसको भी यहां पर क्या किया, नाली के रूप में यहां पर काम में लिया जा रहा है। फिर प्यारो हम लोग कालीबंगा के बारे में और बात करें तो कालीबंगा से हम लोगों को और क्या क्या जानकारी मिल रही है। एक हम लोग बात करें, मकान का निर्माण किससे हुआ है? तो मकान का निर्माण यहां पर हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में पढ़ लिया था। मकान का निर्माण हो रहा है यहां पर कच्ची ईंटों से। किससे हो रहा है? पक्की ईंट यहां पर नहीं मिली है, केवल और केवल यहां से मिल रही है हम लोगों को कच्ची ईंट, कच्ची ईंटों से, कच्ची ईंटों से। अब आपको एक चीज और पूछ ली जाती है, और क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है इन ईंटों का आकार क्या है। यहां से जो ईंटें मिली है उन ईंटों का आकार क्या है? ईंटों का आकार देख लेना, ईंटों का आकार क्या मिलता है। तो ईंटों के आकार के बारे में बात करें, ईंटों का आकार मिलता है 4:3:2। 4:3:2 का मतलब क्या है? ये तो 4 क्या है, ये तो हो जाएगी इसकी लंबाई, 3 हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और 2 हो जाएगी इसकी ऊंचाई। जैसे मान लिया जाए कोई ईंट 3 सेंटीमीटर है, तो उस ईंट की चौड़ाई कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी 7.5 मीटर, 7.5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 7.5 मीटर। ठीक है, 7.5 मीटर उसकी चौड़ाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब ईंट के हम लोग 4 डायग्राम, 4 भाग देखते हैं। ये वाले भाग, तो ये तो 30 क्या हो गई इसकी लंबाई, 15 हो गई इसकी चौड़ाई, और 7.5 हो गई इसकी ये ऊंचाई। ये क्या हो गई? ये हो गई इसकी ऊंचाई। याद रखना प्रियंका बेटा, आप अपने फोन को थोड़ा ऐसे तिरछा करो, ऐसे करके रखो फोन को, ऐसे मत रखो। ऐसे रखोगे तो आपको बड़े दिख जाएंगे, थोड़े बड़े दिख जाएंगे। ठीक है, हाँ। अब हम आगे बढ़े, तो ये तो हो गया ईंटों का आकार। अब ईंटों के आकार के बाद हम बात करें तो घरों के दरवाजे जो थे, वो घरों के दरवाजे कहां पर खुल रहे थे? वो घरों के दरवाजे मुख्य गेट की, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, तो घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुल रहे हैं। यहां पर घरों के दरवाजे खुल रहे हैं यहां पर पीछे की और पीछे की ओर, मुख्य सड़क की तरफ यहां पर हमको घरों के दरवाजे नहीं मिल रहे हैं। लोथल से घरों के दरवाजे जो थे, वो लोथल से घरों के दरवाजे कहां मिल रहे हैं? वो हम लोगों को मुख्य सड़क की तरफ मिल रहे हैं। और कालीबंगा से क्या मिल रहा है? और कालीबंगा से कौन कौन चीजें प्राप्त हो रही है? तो हम लोगों को यहां से एक मिल रहा है जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। सर जुते हुए खेत के साक्ष्य कैसे प्राप्त हुए हैं? ये यहां का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्न है। अब जुता हुआ जो खेत था, वो जुता हुआ खेत हमको मिलता है 2 प्रकार से। कैसे 2 प्रकार से? एक ही खींचनी पड़ेगी कि 3 खींचते ये सोचता मैं साफ कर रहा हूं। ये देखो,
चलो समझ गए ना? बिल्कुल अभिषेक, बस आपका ये जो विश्वास है ना, इसी विश्वास को हम लोगों को कायम रखना है, और इसी विश्वास को कायम रखने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं आप लोगों के लिए। और मैं आपको प्रॉमिस देता हूं यहां से कि आपका कभी भी ये जो विश्वास, इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। ये आपका निरंतर विश्वास जो है वो कायम रहेगा, इसी प्रकार से आपका विश्वास बना रहेगा। अब मेरी बात को सुनो, यहां जो जूते हुए खेत है, वो जूते हुए खेत कैसे थे? दो प्रकार से जूते हुए थे, यानी ये दोहरे जूते हुए खेत मिल रहे हैं। क्या जूते हुए खेत मिल रहे हैं? यहां से हम लोगों को दोहरे जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। यानी ये लोग एक ही समय में क्या कर रहे हैं? दो फसलों को उगा रहे हैं। एक ही समय में दो फसलों को उगाने का काम यहां पर किया जा रहा है। तो एक ही समय में एक ही खेत से दो प्रकार की फसलें प्राप्त की जाती है। दो प्रकार की फसलें प्राप्त की जाती थी। एक ही समय में एक ही खेत से कितने प्रकार की फसलें प्राप्त की जाती थी? दो प्रकार की फसलें प्राप्त की जाती थी। तारो आप यहां पर जोता हुआ खेत मिला है, और जोता हुआ खेत मिला तो खेत को जोता किससे? ट्रैक्टर बुलाइए, वहां पे हाथों से जोत दिया है। किससे जोता गया? हल से जोता गया है। लेकिन हल कैसा बना था? लकड़ी का। तो सर पता कैसे चला लकड़ी का हल मिला है? तो यहीं से हम लोगों को लकड़ी के हल की जानकारी मिल रही है। लकड़ी का हल भी मिल रहा है। परीक्षा के अंदर पूछा जाता है हल का दो प्रश्न। एक तो मिट्टी का हल मिला है बनावली हरियाणा से। बनावली हरियाणा से तो मिल रहा हम लोगों को मिट्टी का हल। देखो जैसे मैं बता रहा हूं ना, कई बातें हम बोलते हैं लिखते नहीं, तो मैं हरियाणा वाले बात सिर्फ बोल रहा हूं, लिखने तो आप नोट लगा के लिखते जाना साथ साथ में। बनावली हरियाणा से हमको केवल और केवल एक हल का मॉडल या खिलौना मिला है, लेकिन यहां से जो हल मिल रहा है वो हम लोगों को लकड़ी का हल मिल रहा है। इसको याद रखना। तो हम लोग बात करें कालीबंगा से लकड़ी की नालियां भी मिली और लकड़ी का हल भी हम लोगों को मिल रहा है। लकड़ी का हल हमको मिला है। लकड़ी का हल मिला, यह भी याद रख लेना। लकड़ी का हल हम लोगों को यहां से मिल रहा है, ठीक है। और हम लोग बात करें तो हम लोगों को ऐसी जानकारी मिलती है कि ये जो सभ्यता नष्ट हुई थी, वो सभ्यता नष्ट कैसे हुई थी? सर नोट्स पीडीएफ से बनाए या प्रिंट आउट से? अंजलि नोट्स यहां से बनाओ, यहीं से बनाओ, साथ साथ में हाथों हाथ पीडीएफ से नोट्स बनाओ, ठीक है। पीडीएफ से नोट्स बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक सुन भी रहे हो और एक लिख भी रहे हो, तो दोनों चीजों के अंदर डबल फायदा मिलेगा। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, पढ़ने से लिखना अच्छा है, लिखने से सुनना अच्छा है, और सुनने से देखना अच्छा है। अगर मैं आप खुद पढ़ोगे कालीबंगा, मैं वही पढ़ा रहा हूं जो किताब में लिखा है, वही किताब के अंदर आपको भी मिल जाएगा। लेकिन पढ़ने से उतना याद नहीं होता जितना लिखने से याद होता है, और जितना लिखने से याद नहीं होता उतना सुनने से याद होता है। और यही अभी आपको मैं साथ ले जाकर कालीबंगा के अंदर खड़ा कर दूं, और क्यों देखो ये यहां पर हल से खेत जोता हुआ है, ये देखो यहां पर आपको ये एक खोपड़ी मिली बच्चे की, इसके अंदर 6 छेद हुए हुए, ये देखो ये घर है, इसके अंदर भूकंप आया हुआ है, वो दिखाऊं ले जाकर, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको ये भी याद रखना है ना, ये भी याद रखना, ये भी आप लोगों को पूछा जा रहा है, दोनों चीज। हाँ सोनू, मैंने आप लोगों को YouTube के अंदर इसके जो क्वेश्चन करवाए थे उसके अंदर मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि कालीबंगा के अंदर जो खेत मिल रहा है वो खेत कौन सी दिशा के अंदर है, तो दक्षिण पश्चिमी दिशा के अंदर है। तो ध्यान रखना, कालीबंगा से हमको एक हल का खिलौना भी मिल रहा है, ये भी याद रखना है। हल के खिलौने के साथ साथ हम लोग बात करें तो ये कालीबंगा सभ्यता नष्ट कैसे हुई है, तो यहां हमको कालीबंगा से एक आपदा की जानकारी हो रही है, और कालीबंगा से हम लोगों को किसकी जानकारी प्राप्त हो रही है? भूकंप की जानकारी प्राप्त हो रही है। सर सिस्मोग्राफी लेकर कोई वहां पे नाप रहा है क्या कितनी रिएक्टर का भूकंप आया है, तो फिर पता कैसे चल रहा है कि वहां पर भूकंप आया है? तो इस भूकंप की जानकारी के बारे में हम लोग बात करें तो हमको घरों में हम लोगों को दरारें मिली है। घरों के अंदर क्या मिली है हम लोगों को? घरों के अंदर हम लोगों को दरारें मिल रही है। एक घर के अंदर, दो घर के अंदर, तीन घर के अंदर, चार घर के अंदर, अरे यार सभी घर के अंदर दरारें। तो मतलब ठेकेदार ने कोई मिलावटी माल डाला है ना, ठेकेदार के अंदर कोई मिलावटी माल डाला, ऐसा है क्या? ना, ठेकेदार ने मिलावटी माल बहुत बढ़िया डाला है,
घर बहुत अच्छा बना है क्योंकि ठेका वाला सिस्टम नहीं था, अपने घर खुद बनाते थे। लेकिन भूकंप आया है तो भूकंप आने पर हम लोगों को सभी घरों के अंदर क्या है, दरारें मिल रही है। और जब उन घरों की दरारों को देखा तो पता लगा कि यार यहां पर क्या हो रहा है, जरूर कोई प्राकृतिक आपदा आई। और कौन सी आपदा आकर मकान के अंदर दरार डाल सकती है, तो भूकंप ही है। अब प्यारो मकान देखे हम लोगों ने, तो मकान एक मंजिल के नहीं थे। यहां मकान कैसे मिल रहे हैं, यहां पर हमको मकान 2 मंजिला मकान मिले। कैसे थे, मकान 2 मंजिला थे। लेकिन हमको तो यहां पर मकानों की केवल और केवल दीवारें मिली, छत नहीं मिली है। छत लकड़ी की बनी थी, समय के साथ पूरी छत खत्म हो गई, लेकिन दीवारें कच्ची ईंटों की बनी थी, दीवारें यहां पर मौजूद थे। 2 मंजिला मकान थे। छत हम लोगों को छत नहीं मिली है। छत लकड़ी की बनी थी, छत लकड़ी से निर्मित थी। तो छत के अवशेष हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। सर फिर नोट्स बनाए तो पढ़ाई में ध्यान, तो अनीता आप अभी क्यों बना रही हो, साथ साथ में आप बाद में बना लो। और पढ़ाई में ध्यान क्यों दे रहे, आप सुनो और सुनने के साथ साथ में क्या करते जाओ, लिखते जाओ। सुनना और लिखना दोनों काम भी क्या होगा, साथ साथ में होगा, तो और इससे बढ़िया क्या होगा। तो 2 मंजिला मकान थे, लकड़ी की छत बनी थी, छत की जानकारी हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रही है। तारो और कालीबंगा से हम लोग बात करें तो कालीबंगा से हम लोगों को और क्या क्या मिल रहा है, तो कालीबंगा से हम लोगों को शल्य चिकित्सा की जानकारी मिल रही है। कालीबंगा से शल्य चिकित्सा, और शल्य चिकित्सा का मतलब क्या, ऑपरेशन। शल्य चिकित्सा की जानकारी मिल रही है, ऑपरेशन की जानकारी मिल रही है। चीर फाड़ किया जा रहा है, उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। कैसे पता चल रहा है वहां पर शल्य चिकित्सा हो रही है। अब देखो ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के अंदर क्या किया जाता है, ऑपरेशन के अंदर चीर फाड़ होती है, किसी भी चीज को काट कर उसको निकाला जाता है। तो यहां पर एक बालक की खोपड़ी मिली है, और जो बालक की खोपड़ी मिली है उस बालक की खोपड़ी के अंदर कितने छेद मिले हैं, तो बालक की खोपड़ी के अंदर यहां पर किए हुए थे 6 छेद। कितने छेद हो रहे हैं, बालक की खोपड़ी के अंदर किए गए थे 6 छेद। तो उन 6 छेदों के ऊपर एक विशेष प्रकार का लेप और लगाया है, खड्डा कर दिया, और खड्डा करके इन छेदों के ऊपर क्या कर दिया, एक विशेष प्रकार का लेप और लगा दिया। अब कोई ये मत पूछना कि वो बच्चा सही हुआ या खत्म हो गया, ये जानकारी नहीं मिली है। बच्चा बचा है कि मरा है कि ये हमको नहीं मिला। हमको खोपड़ी मिली और खोपड़ी के अंदर क्या किया गया था, छेद किया गया था। उस छेद की जानकारी हम लोगों को यहां से क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। बस हमारे लिए इतना काफी है। कई कई विद्वानों को होता है कि सर वो बच्चा बच गया था कि नहीं बचा था, उस बच्चे को क्या हुआ आगे चलकर, ना इतना डीपली मत जाओ तुम। हमको खोपड़ी मिली, खोपड़ी के अंदर 6 छेद थे, उन छेद को एक विशेष प्रकार के लेप से क्या किया गया था, भरा गया था। ये हम लोगों को जानकारी यहां से प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ हम लोग बात करें और कालीबंगा से, तो कालीबंगा से हम लोगों को मिल रहा है एक तांबे का बैल, और यहां से हम लोगों को तांबे की बैल की आकृति मिल रही है। तांबे की बैल की आकृति भी हम लोगों को यहां से प्राप्त हुई, एक तांबे का बैल हम लोगों को यहां से प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ प्यारों हम लोगों को एक और मुद्रा मिली है, मोर मिली है, और उस मोर के ऊपर एक पक्षी अपने पंख को फैलाए हुए है। तो एक मोर मिली है, और मोर पर पक्षी, कौन सा पक्षी, संभवतः वो बगुला पक्षी था, और बगुला पक्षी पंखों को फैलाए बैठा। इस प्रकार के हम लोगों को मोर पर बगुला पक्षी पंख फैलाए बैठा, ये हम लोगों को यहां पर क्या हो रहा है, एक चित्र और मिल रहा है। इस चित्र को भी हम लोगों को याद रखना है। अच्छा, आपको यहां से अग्नि की उपासना की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो कालीबंगा के अंदर अग्नि की उपासना हो रही है, अग्नि की पूजा हो रही है, और अग्नि की उपासना, अग्नि की पूजा हो रही है। इसका उदाहरण क्या है, तो इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो हम लोगों को यहां से 7 यज्ञ वेदियां प्राप्त हो रही है। क्या मिल रहा है, 7 यज्ञ वेदियां। ये यज्ञ वेदियां को क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा हवन कुंड। तो हम लोगों को यहां से 7 हवन कुंड भी मिल रहे हैं, 7 हवन कुंड की भी हम लोगों को यहां से जानकारी प्राप्त हो रही है। अच्छा, जब पूजा पाठ के बारे में बात कर ही रहे हो तो सर ये भी बता दो कि यहां पर बलि प्रथा होती थी कि नहीं होती थी, बलि प्रथा का प्रचलन था या नहीं था। तो बलि प्रथा का प्रचलन था, और बलि प्रथा का प्रचलन था कैसे, मान लें कि यहां पर बलि दी जाती थी। तो एक मोर मिल रही है, और उस मोर के ऊपर एक आगे आदमी चल रहा है, और उस आदमी के पीछे पीछे एक और जानवर चल रहा है, और उस जानवर के चेहरे के ऊपर थोड़ा भैंसा दिख रहा है। तो हम लोग कहेंगे यहां पर कौन सी प्रथा प्रचलन में थी, तो बलि प्रथा का प्रचलन था। कालीबंगा के अंदर बलि प्रथा का प्रचलन था, बलि प्रथा यहां पर थी। और बलि प्रथा थी तो कैसे पता चल रहा है, तो पता चल रहा है एक
एक आदमी मुहर पर, एक आदमी पशु को आगे लेकर, पशु को लेकर जा रहा है, इसका चित्रांकन हुआ है, इसका चित्रांकन मिलता है। एक आदमी आगे आगे जा रहा है और उस आदमी के पीछे पीछे क्या कर रहा है, एक कोई जानवर और चल रहा है, तो उस आदमी उस जानवर को कहां लेकर जाएगा। भूकंप से हुई थी, हर्षित थोड़े पीछे चल रहे, भूकंप पीछे रह गया, अब आगे बढ़ गए, ठीक है। तो मुंह पर एक आदमी पे अपने पीछे पीछे क्या कर रहा है, किसी जानवर को लेकर जा रहा है। ये भी हम लोगों को जानकारी कालीबंगा से प्राप्त हो रही है। क्या यहां के कालीबंगा के लोगों का जो प्रिय पशु था, वो कालीबंगा के लोगों का प्रिय पशु क्या था, कालीबंगा के लोगों का प्रिय पशु, सबसे प्रिय जानवर कौन सा था, इनका प्रिय पशु कौन सा था। तो सबसे प्रिय पशु की बात करें तो इनका फेवरेट जो पशु है वो ऊंट नहीं है, वो कौन सा है, वो एक कुत्ता है। सर कैसे मान लोगे कुत्ता इनका फेवरेट पशु था। तो इंसान को जब दफनाया गया है, तो इंसान को दफनाने के साथ साथ में क्या किया गया है, कुत्ते को भी साथ में दफनाया गया है ना। कुत्ते को भी क्या गया, मानव के साथ में दफना दिया गया। अब यहां की दो बातें हो गई। दो बातें कैसे हो गई, सर आदमी के साथ ही साथ कुत्ता मर गया क्या, ये तो कोई जानकारी नहीं मिली कि उसी दिन मरा कि बाद में मरा, उसी दिन दफनाया बाद में दफनाया गया। लेकिन जहां इंसान की कब्र है, उस इंसान की कब्र के साथ में क्या किया जा रहा है, कुत्ते को दफनाया जा रहा है। ये हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है, तो ये जानकारी हम लोगों को देखनी होगी। तो नॉट लगाकर लिख रहे हैं यहां पर, नॉट। तो हम लोग यहां पर देखें, इंसान के साथ, इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, साक्ष्य प्राप्त होता है। अब कोई दिमाग में ये मत लाना अक्सर सती प्रथा थी क्या, जो इंसान मरा और उसके पीछे पीछे क्या कर दिया, कुत्ते को भी उसके पीछे सती कर दिया ना। इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब कुत्ता पहले मरा, आदमी पहले मरा, तो तुमको एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा। ये एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा कि इंसान के साथ किस जानवर को दफनाया जा रहा है। तो निसंदेह रूप से उसका पालतू पशु था, और जब इंसान की मृत्यु हुई तो उसके बाद में उसके कुत्ते को भी उसके साथ साथ में वह कब्र के अंदर दफना दिया जाता है। इस बात की हम लोगों को जानकारी यहां से प्राप्त हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से कुछ लिखित जानकारियां मिल रही है, लेकिन लिखित जानकारी को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो लिखित जानकारी को पढ़ नहीं पा रहे, तो मैंने क्लास की स्टार्टिंग के अंदर बताया था, ये आपको प्रोटो हिस्टोरिकल एज का भाग होगा, जिसको हम बोलते हैं ये आदि ऐतिहासिक युग का हिस्सा रहेगा। क्यों, क्योंकि लिपि मिली तो है, लेकिन लिपि को अभी तक पढ़ने के अंदर हम सफल नहीं हो पाए। और उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि लिपि का जो स्वरूप है, वो कालीबंगा की लिपि देखो कैसी होगी। तो कालीबंगा की लिपि है ना, कालीबंगा की लिपि, किस प्रकार की लिपि हम लोगों को यहां से मिल रही है। तो लिपि मिल रही है हम लोगों को सर्पाकार। कैसे लिपि मिल रही है, सर्पाकार। इस सर्पाकार को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं गोमूत्राकार। क्या कह सकते हैं, गोमूत्राकार। और इसके बारे में पता लगाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था वेस्तोफेदन। इस चीज को कहा जाता है वेस्तोफेदन लिपि। क्या कहा जा सकता है, वेस्तोफेदन लिपि। ये तीनों नाम एक ही होंगे। सर इसको सर्पाकार क्यों कहा जाता है, सांप के आकार की है। और सांप कैसे चलता है, ऐसे लहरा के बल खा के, सुना है ना आप लोगों ने, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इसके लिखने का स्टाइल होगा। कैसे, एक लाइन ऐसे गई, दूसरी लाइन कैसे आई, फिर इधर आई, फिर तीसरी लाइन वापस इधर गई, चौथी लाइन वापस ऐसे ऐसे करके इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। यानी सीधे से उल्टा और वापस उल्टे से ये लाइन शुरू कर रहे हैं। इतने आलसी थे, कौन इस हाथ को उठाकर वापस लाए, बोला यही खत्म हुई यहीं से शुरू कर दो, ये खत्म हुई यहां से शुरू कर दो, ये खत्म हुई यहां से शुरू कर दो, ठीक है। सर गोमूत्राकार का मतलब क्या होगा, अंतिमा। आपने कभी देखा होगा कि गाय जब चलती है और चलती गाय जब मूत्र का विसर्जन करती है, तो ठीक इसी प्रकार की क्या करती है, लाइन बना देती है ना। सर आप सारे नोट्स एक साथ अपलोड करना, हमारे घर से बाजार दूर है, इसलिए एक बार प्रिंट निकलवाएंगे प्लीज। तो प्रिया, अगर नोट्स साथ में अपडेट हो, साथ में डलवाएं या बाद में डलवाएं, तो प्रिंट निकलवाना तो तुम्हारे हाथ में। अगर एक एक डलवा देते हैं और तो तुम एक साथ निकलवाना, जरूर थोड़ी कि एक निकला तुम जाओ, एक डलवाया तुम जाओ निकलवाने के लिए उसको, है। ये तो अपने हाथ की बात है कि नहीं है,
यार ये भी कैसा क्वेश्चन हुआ कि सर बाद में डलवाना ताकि एक साथ, तो तुम एक साथ निकलवा देना, मना कौन कर रहा है? मैं कसम थोड़ी दिलवाऊंगा कि आज मेरे नोट्स दिलवाए, तुमको कसम है जाओ आज के आज प्रिंट निकलवा के लाऊं, ऐसा कहूंगा कि तुमको? बताओ, तुम्हारे घर की बात है, निकलवाओ तो निकलवाओ, मत निकलवाओ तुम्हारी इच्छा है। एक साथ निकलवाओ, किस्तों में निकलवाओ, पूरे जितने भी सब्जेक्ट है उनके एक साथ निकलवाओ, हद हो गई। तो सुनो, तो ये लिपि कैसी हो गई? ये लिपि हो गई सर्पाकार गोमूत्राकार, इसको हम कहेंगे वेस्तोफेदन लिपि। सर ये पटना चल रही है क्या? नहीं, नोएडा चल रही है। मंडे से अपने वापस जोधपुर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अभी अभी एक यही है तो यहीं से क्लास चल रही है, ठीक है? सर लेक्चर टच करते हैं तो पोज हो जाता, छेड़खानी कर क्यों रहे हो? फोन को सामने रख दो, चुपचाप पड़ा रहेगा, है ना? अब ये भी मैं समझाऊं तुमको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। फोन को सामने रख दो, अब इसको टच करोगे, यूट्यूब नहीं चलाया तुमने कभी? अब यूट्यूब चलाते फोन को टच कर दो तो यूट्यूब नहीं रुकता क्या तुम्हारा? हद्दे भाई। तो ये चीज और याद रखना। तो इस लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो हम लोग बात करें इसे पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली है, सफलता नहीं मिली है, इसको अभी हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है? पढ़ने में हमको कोई सफलता यहां पे प्राप्त नहीं हुई है। तो एक हमको याद रखना होगा, यहां पर हमको अंतिम संस्कार की 3 विधियां मिली है, और कालीबंगा के अंदर जो अंतिम संस्कार की 3 विधियां मिली है, वो अंतिम संस्कार की विधि कौन सी थी? कालीबंगा के अंदर अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया जाता था? तो अंतिम संस्कार किया जा रहा है 3 विधियों द्वारा, है ना? अंतिम संस्कार 3 विधियों द्वारा होता था, 3 विधियों द्वारा होता था। 3 विधियां कौन कौन सी हो गई? तो नंबर 1, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा कलश समाधान। कौन सा आएगा? कलश समाधान। फिर कलश समाधान के बाद फिर आ जाता है आंशिक समाधान, आंशिक समाधान, और आंशिक समाधान के बाद तीसरे नंबर पे आता है पूर्ण समाधान। फिर कौन सा आएगा? फिर आ जाएगा पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान। सर ये कलश समाधान क्या होता है, आंशिक समाधान क्या होता है, और पूर्ण समाधान क्या होता है? सबसे पहले तो यहां से स्टार्ट करते हैं, पूर्ण समाधान से। मीनाक्षी बिल्कुल सही है। अब पूर्ण समाधान से बात करें, उल्टा शुरू करते हैं। अब ये क्या है? मृत व्यक्ति के शरीर को, मृत व्यक्ति के शरीर को आवश्यकता की वस्तुओं के साथ में, जो जरूरत की चीजें थी उसके घर में रोज काम में लेता था, वो आवश्यकताओं की वस्तुओं के साथ, वस्तुओं के साथ उसको क्या कर दिया जाता था? दफन कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था, ठीक है? मर गया कोई, मरने के बाद उसके जो रात दिन काम में लेता था, सोने चांदी के आभूषण नहीं, सोने चांदी के आभूषण भी हम लोगों को मिलेंगे, लेकिन वो कहां मिलेंगे? किस जगह पर मिलेंगे? आहड़ के अंदर। यहां केवल और केवल क्या हो रही है? यहां पर केवल और केवल जो आवश्यकता की वस्तुएं थी, उन आवश्यकताओं की वस्तुओं को साथ में दफनाया जा रहा है। फिर आंशिक समाधान के अंदर अब व्यक्ति का मृत्यु हो गया, और व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर को जंगल के अंदर ले जाके छोड़ दिया, रख दिया। अब जो जंगली जानवर आ रहे हैं, वो जंगली जानवर, कोई कह रहा है भाई मैं तो आज ब्रेकफास्ट करूंगा इसके शरीर से, कर ले। कोई कहेगा नहीं हमारे परिवार वाला आएंगे इसके शरीर का लंच करेंगे, कर ले। कोई कहेगा नहीं रात को डिनर में काम आएगा, तो जो भी करना वो करो। तो जो जंगली जानवर थे, वो जंगली जानवर आकर उसके शरीर से जो जो उनको अंग चाहिए था या खाना होता था, वो खा पी के उसको शरीर को खत्म कर देते। पीछे पीछे हड्डियां बच जाती थी। अब फिर कई विद्वान दिमाग लगाएंगे, सर वो जानवर उसके शरीर को एक जगह ही थोड़ी खाएंगे, कोई उसका हाथ पकड़ कर कहीं लेकर चला गया, कोई टांग काट के कहीं लेके गया, तो इकट्ठा कर लेंगे। घर वाले वहां पे डीएनए टेस्ट करवा लेते थे, भाई मेरे परिवार वालों की कौन कौन सी हड्डियां है ना। ऐसे ही होता होगा ना? ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। तो जो अस्थियां मिल गई है, वो अस्थियां मिलने के बाद में लाकर उनको एक पोटली के अंदर पैक कर लिया, और पैक करके लाकर उसको क्या कर देंगे? खड्डा खोद के जमीन के अंदर डाल देंगे। तो आंशिक समाधान के अंदर क्या होता था? इसके अंदर शव जंगल के अंदर रख दिया जाता था, मृत व्यक्ति की लाश को क्या कर दिया जाता? जंगल के अंदर छोड़ दिया जाता था। देखो इसको समझो, यहां पर जो शव था, उस शव को जंगल में रख दिया जाता था, जंगल में रख दिया जाता था। फिर जो जंगली जानवर थे, उन जंगली जानवरों के खाने के बाद जंगली जानवर शव को जंगली जानवर खाकर पीछे जो अवशेष छोड़ते थे,
पीछे जो अवशेष रह जाते थे उन्हें क्या कर दिया जाता था? उन्हें फिर दफनाया जाता था। ठीक है, यह काम हो गया। और तीसरा जो काम होगा वो होगा कलश समाधान। अब कलश समाधान के अंदर क्या किया गया? अब कलश समाधान के अंदर व्यक्ति की बॉडी को ले जाकर वहां आग के हवाले कर दिया। आग के अंदर जलकर पूरी की पूरी राख हुई। अब जलने के बाद अब अस्थियां बची, तो उन अस्थियों को लाए एक कलश के अंदर पैक किया। उस कलश को अब क्या करेंगे सर? गले में डालकर हरिद्वार लेके जाएंगे ना, उस समय हरिद्वार वाला सिस्टम नहीं होता था। तो वो जो कलश था, उस कलश को अब क्या किया जाएगा? खड्डा खोद के जमीन के अंदर डाल दिया जाएगा। यानी इसमें उस शव का क्या किया जाएगा? उस लाश का क्या किया जाएगा? तो यहां पर उस लाश का अग्नि संस्कार किया जाएगा। तो शव को अग्नि में जलाकर नष्ट किया जाता था। उससे बची हुई अस्थियों को क्या करते हैं? तो उससे बची हुई अस्थियों को कलश में डालकर दफनाया जाता था। यह हो जाएगा कलश समाधान। कलश के अंदर हड्डियां डाली और कलश के अंदर हड्डियां डालकर उसको क्या कर दिया? अब जमीन के अंदर डालकर रख दिया। सर मैथमेटिक्स कौन सा सर पढ़ाएंगे? रुक जा भाई, गणित वाला सर नाम बताऊं, देने क्यों लेते हुई थी, है ना? जय हिंद में आ गया भाई, ढोल बजाओ रे, ये जिमेश आ गया, स्वागत कर दो इसका, है ना? अभी बैंड मंगाइए बेटा, बस 2 मिनट इंतजार कर, है ना? ऑर्डर दिया हुआ आ रहा, डीजे विजे सब आ रहे हैं। तो पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान, ये भी जानकारी मिल रही है हम लोगों को कालीबंगा से। अब प्यारा एक प्रश्न बनता है, और प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न बनता है ये कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, ये बता दो। तो प्यारो हम लोग बात करें कालीबंगा के बारे में, तो जो सिंधु सभ्यता का पार्ट होगी वो सारी की सारी सभ्यता कैसी होगी? तो कालीबंगा एक शहरी सभ्यता थी। ये सभ्यता कैसी है? ये नगरीय सभ्यता है। यहां पर हमको गांव नहीं मिले, यहां पर हमको क्या हो रहा है? शहर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो प्यारो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि ये जो कालीबंगा थी, ये कालीबंगा मातृ सत्तात्मक है या पितृ सत्तात्मक है, मैटरनल है या पैटर्नल, ये सभ्यता कैसी होगी? तो प्यारो इसके बारे में बात करें तो यहां पर क्या सभ्यता की जानकारी मिल रही है? यहां पर हमको मिल रही है ये मातृ सत्तात्मक है। कैसी है? मातृ सत्तात्मक है। मम्मी यहां की मुखिया है। जैसे अपने राशन कार्ड वो बने ना, भामाशाह कार्ड, जनधन कार्ड, और जनधन कार्ड के अंदर पापा परिवार के मुखिया नहीं है। जनधन कार्ड के अंदर परिवार के मुखिया किसको बनाया गया है? मां को। मातृ सत्तात्मकता की और अग्रसर है हमारी सरकार। अभी परिवारों को राशन कार्ड के ऊपर देखो, परिवार की महिला मुखिया बनी है। पहले पिताजी का नाम ऊपर आता था, अब माताजी का नाम ऊपर आ, माताजी के नाम से राशन कार्ड बन रहे हैं। तो लड़कियों हो गया कि नहीं हो गया तुम्हारे फायदा, तुम जाते ससुराल के अंदर क्या होती? मुखिया बन जाओगे अब। ठीक है, तो ये क्या है? ये मातृ सत्तात्मक है। कैसे पता चल रहा है? जगह जगह हम लोगों को माताओं की मूर्तियां मिल रही है। कालीबंगा के अंदर तो नहीं मिली, लेकिन चित्र मिल गया। कालीबंगा के अंदर मूर्ति नहीं मिली तो क्या हो गया? सिक्के के ऊपर चित्र मिल गया, मातृ देवी का चित्र मिल रहा हम लोगों को। मुद्रा के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर बात की थी, तो यहां से चित्र हम लोगों को मिल गया। अच्छा, और कालीबंगा के अंदर जो परिवार है वो परिवार कैसा है? न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली, एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है? तो प्यारो यहां जब हम बात करेंगे देखेंगे तो हमने कहा कि जो लोग अपने घरों की सड़कें, घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ नहीं खोल रहे हैं, तो बताओ वो अपने परिवार के अंदर किसी प्रकार का कोई दखल अंदाजी चाहेंगे क्या? और संयुक्त परिवार के अंदर हो दखल अंदाजी होती, नई नई विचारों की शादी होती, लेकिन मिलना सिर्फ राम को होता है, क्योंकि बीच के अंदर भतीजे, बहनें, भाई, भाभी, चाची, पता नहीं कौन कौन, वो पूरा परिवार, बड़ा परिवार। तो ये लोग कहेंगे ना, डोंट डिस्टर्ब मी, कोई किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस अपने को नहीं चाहिए, तो मुझे अकेले रहना है, एकांत। बाहर वाला रोड वाला व्यक्ति जा रहा है, परिवार के अंदर झांक कर ना देखे तो सड़कें इधर खोल दी, मेन गेट की तरफ, मेन रोड की तरफ इन्होंने सड़कें तक नहीं खोली है। तो परिवार कैसा है? परिवार है प्यारो यहां पर एकल परिवार, एकल परिवार। लेकिन एक जानकारी आप लोगों को यहां पर बहुत हैरानी करने वाली मिल रही है। यहां पर हम लोगों को घरों के अंदर एक बहुत बड़ा तंदूर मिला है, और तंदूर मिला रोटी बनाने वाला, और उस तंदूर को देखेंगे तो एक जने के लिए इतना बड़ा तंदूर चाहिए नहीं, तो इसका मतलब है तो अकेले, लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं? सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन करने इसलिए कालीबंगा से हम लोगों को तंदूर की जानकारी मिल रही है। सुन लेना, कालीबंगा से किसकी जानकारी मिल रही है? तो कालीबंगा से हम लोगों को तंदूर की जानकारी मिल रही है, ये याद रखना। कालीबंगा से तंदूरी चूल्हे की
तंदूरी चूल्हे की जानकारी भी हम लोगों को यहां से मिलती है, जानकारी हम लोगों को यहां से मिल रही है, यह भी याद रखना है, यह भी हम लोगों को देखना होगा, इसके बारे में हम लोगों को बात करना होगा। अच्छा, एक प्रश्न और एक प्रश्न आ रहा है, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है, वो कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बनाया? क्योंकि टाइम हो रहा है। और एक लास्ट प्रश्न रहेगा आज का अंतिम, और प्रश्न क्या है? कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो, और तीसरी राजधानी के बारे में बात करें तो तीसरी राजधानी मिलती है कालीबंगा। वेरी गुड सोनू कुमार, हर्षसेन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कौन करें? डॉक्टर दशरथ शर्मा करें। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा ये तो क्या है, ये तो तीसरी राजधानी। क्यों भाई? डॉक्टर दशरथ शर्मा को ऐसा राजधानी के रूप में क्या दिख गया? तो राजधानी के रूप में दिखा है राजा का घर, और राजा का घर जो वो क्या था? वो था किला। तो यहां पर दुर्ग की जानकारी भी हम लोगों को प्राप्त हो रही है, किले की जानकारी भी हम लोगों को मिलेगी। तो किला तो यहां पर क्यों मिलेगा? किला तो सब जगह पर मिलेगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर थे वो दो पार्ट में डिवाइड थे, एक शहर की तरफ और एक दुर्ग की तरफ। शहर नीचा था और दुर्ग जो था वो कहां था? वो ऊपर की तरफ बना था। तो यहां पर भी किला, और किले के अंदर कौन रहेगा? राजा रहेगा, और राजा रहेगा तो राजा वहां से शासन करेगा, और जहां से राजा शासन करेगा वही क्या होगी? राजधानी होगी। अब बताओ कालीबंगा के अंदर मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, मजा आया या नहीं आया, संतुष्ट हो या नहीं हो। आज आपके राजस्थान का न्यू बैच लॉन्च हो रहा है। आप सब हमारे इस बैच के पहले विद्यार्थी हो। आपका सबका खूब खूब स्वागत, खूब खूब आभार आपका कि आपने इतना भरोसा किया हम लोगों के ऊपर, और एक बार आपको कहा और आप सारे के सारे इस क्लास के अंदर उपस्थित हुए। जो नाम यूट्यूब पे देखते थे वो सारे के सारे नाम आज हम क्लास के अंदर देख रहे हैं। घणो स्वाद आयो, बस अड़े स्वाद ले लेना, आप लोगों ने पढ़ना है, मजा करना है। गंगानगर से मजा आ गया सर, क्या बात है क्या बात है। आप तो मतलब राजस्थान के एकदम सिरमौर ऊपर की तरह बैठे हो, है ना सर। फैक्ट वो कैसे लर्न करे? रमेश, एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करो और उस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को साथ लेकर चलते रहो। हाँ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊं, हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा की खोज वोज हुई, वो तो पढ़ लिया हमने। पहले अमलानंद घोष जी, पहले एलपी टेसिटोरी आ गए, फिर अमलानंद घोष आ गए, फिर खुदाई करने के लिए बीबी लाल और बीके थापर आ गए। उसके बाद फिर हमने कहा घर बनाना है। घर किससे बनाएंगे? कच्ची ईंट से बनाएंगे। घर बनाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। पैसे के ऊपर क्या बना हुआ? मातृ देवी बना हुआ है, बाकी फोटो बनी हुई है। फिर घर बनाया तो था, लेकिन कुछ दिनों बाद घर कैसे बना? हमने डबल स्टोरी का घर बना दिया। छत नहीं थी, दीवारें थी, घर का दरवाजा साइड के अंदर खुल रहा था, ये तो हो गई घर की बात। फिर लास्ट के अंदर घर गिरा कैसे? भूकंप आ गया, घर के अंदर हमको दरारें मिल रही। ऐसे पूरी की स्क्रिप्ट लेकर चलो, एक कहानी टाइप कहानी बनाओ। रटने की आवश्यकता नहीं है, ये रटन पद्धति भूल जाओ। कुछ टॉपिक होंगे रटने के, वो रटने वाले हम लोग मामले उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। अभी तो केवल और केवल क्या है, आदत पड़ जाएगी। बस यही चाहते हैं कि आपको आदत पड़ जाए, आपको हमारी, हमें आपकी। मुझे आपको पढ़ाने की आदत पड़े, आपको मुझसे पढ़ने की आदत पड़े, ठीक है? हाँ, तो अब दीजिए अनुमति। सर ऐसे की तैयारी हो जाएगी ना? हाँ बेटा, जीके का जो राजस्थान जीके का जो पार्ट है वो तो सारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना? थैंक यू जय किशन। तो अब जाऊं कि रुकूं थोड़ी देर? अब दीजिए अनुमति, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राधे राधे प्यारो, राधे राधे।